नमस्ते दोस्तों, मैं स्वाति फडनेस आपका स्वागत करती हूँ फिर से एक बार कृष्णा कनेक्ट पे, जहाँ हम ज्योतिष को जानने की कोशिश करते हैं थोड़े से लॉजिक और इन डिटेल्स के साथ में। आज इस वीडियो में हम जिस चीज़ की बात करने वाले हैं वो एक दोष है। हाँ, आज हम बात करेंगे काल सर्प दोष के बारे में। जब हम काल सर्प दोष की बात करते हैं तो ये बहुत ही कॉमन दोष में से एक है और आप सभी ने लाइफ में कभी ना कभी इसके बारे में सुना जरूर होगा। बट क्या आपको पता है कि काल सर्प दोष सुनने में जितना इजी लगता है उतना ही ये क्रिटिकल भी है, क्योंकि काल सर्प दोष जो है वो टोटल 12 टाइप्स के होते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सारे 12 टाइप्स के बारे में कि काल सर्प दोष जो है वो किस तरीके से होता है, वो हमारी लाइफ पर किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, किस तरीके से इसकी रेमेडीज की जा सकती है, वो भी थोड़े से कम फंड्स में स्पेसिफिकली, और क्या आपको इसकी रेमेडी करनी चाहिए या इसकी रेमेडी करने से आपकी लाइफ में कोई फायदा नहीं होने वाला है, ये भी हम समझने की जो है इस वीडियो में कोशिश करेंगे। तो प्लीज वीडियो को जो है वो एंड तक देखिएगा, ताकि काल सर्प दोष के बारे में अभी तक जो भी कुछ आपने सुना है, जिसमें से कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं, कुछ मिथ्स हो सकते हैं, वो सारे आपके इस वीडियो में जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सभी ने काल सर्प दोष के बारे में अपनी लाइफ में कभी ना कभी सुना ही होगा। ज्योतिष शास्त्र में ये वो योग है जिससे आपकी जिंदगी में अड़चने आती है, परेशानियां आती है, रुकावटें आती है। तो काल सर्प दोष कब बनता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब आपकी कुंडली में राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तो उसे कहा जाता है काल सर्प दोष, यानी कि राहु केतु के बीच में सारे ग्रह जो है वो फंसे हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से अभी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इससे आपकी लाइफ में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि इसका समाधान जो है वो भी किया जाए। तो अब आगे वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितने तरीके के होते हैं, किस तरीके से इसे देखा जाता है, और सारे 12 टाइप्स के जो काल सर्प दोष है उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। काल सर्प दोष जो है उसे पूरी तरीके से जानना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अगर उपाय करना चाहते हैं या उसके उपाय करने के पहले, काल सर्प दोष के जो 12 टाइप्स हैं वो राहु और केतु की पोजीशन पर डिपेंड करते हैं। राहु अगर आपके फर्स्ट हाउस में होता है और केतु आपके 7th हाउस में होता है और उनके बीच में बाकी के सारे ग्रह आते हैं तो उसे कहा जाता है अनंत काल सर्प दोष। इस दोष की वजह से आपको आपकी लाइफ में सारी चीज़ें जो हैं उसमें काफ़ी सारा डिले जो है वो और स्ट्रगल दिखाई देगा। रिश्तों में काफ़ी स्ट्रेस होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा पेशेंस रखा जाए और अपने कर्म पर ध्यान दिया जाए तो ये दोष जो है वो काफ़ी कुछ आपको जो है वो इम्पैक्ट नहीं करता। तो पेशेंस जो है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है इन योर एंटायर लाइफ। दूसरा जो काल सर्प दोष आता है वो है कुलिक काल सर्प दोष, जहां पर राहु आपके चार्ट में 2nd हाउस में और केतु 8वें घर में होता है। यहाँ पर आपको थोड़े से फाइनेंशियल क्रंचेस देखने को मिलेंगे लाइफ में, और लोन्स या फिर कर्ज की समस्या जो है वो बनी रहती है। सोसाइटी में आपको ऐसे लगेगा कि आपको थोड़ा सा कम मान सम्मान मिल रहा है और परेशानियां हेल्थ रिलेटेड भी जो है वो बनी रहेगी। पर अगर आप सावधानी से रहते हैं, अच्छी डाइट फॉलो करते हैं और फाइनेंशियल जो है वो आपके ठीक तरीके से मैनेज करते हैं तो इस परेशानी से जो है वो आप काफ़ी हद तक जो है वो बच सकते हैं। तीसरा काल सर्प दोष जो है वो होता है वासुकी काल सर्प दोष। यहाँ पर राहु आपके चार्ट के 3रे हाउस में और केतु 9th हाउस में होता है। यहाँ पर फैमिली में प्रॉब्लम्स जो है वो बनी रहती है, ट्रैवल्स जो है वो कैंसिल होने के या फिर बार बार रीस्केड्यूल होने के चांसेस बनते हैं। फाइनेंशियली भी उतार चढ़ाव लगा रहता है और सिबलिंग को भी ये परेशान करता है। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आपका कोई सिबलिंग नहीं है तो वहाँ पर परेशानी आपकी कट जाती है।
चौथा काल सर्प दोष जो है वो होता है शंखपाल काल सर्प दोष। यहाँ पर राहु 4th हाउस में और केतु 10th हाउस में होता है। इस दोष की वजह से आपकी मदर के साथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो रहता है। फैमिली में भी अप्स एंड डाउन्स, रिलेशंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो बनी रह सकती है। करियर में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है और आपको हमेशा सेल्फ डाउट जो है वो बना रहता है। थोड़ा सा घर का जो है वो बैलेंस बनाए रखना यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, तब जाकर आप जो है इस काल सर्प दोष को थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हो। 5वां काल सर्प दोष होता है पद्म काल सर्प दोष। यहाँ राहु आपके 5वें हाउस में और केतु आपके 11वें हाउस में होता है। पढ़ाई से रिलेटेड यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा प्रोजनी में या फिर बच्चे होने के बाद में बच्चों की लाइफ में भी थोड़ी सी परेशानियां होती है। इस दोष की वजह से डिजायर फुलफिलमेंट में भी आपको डिले नजर आता है या फिर थोड़ी सी परेशानियां होती है। बट यस, अगर आप फोकस करते हो आपकी पढ़ाई पर और उस तरीके से फोकस बढ़ाने की कोशिश करते हो तो आप इस काल सर्प दोष को जो है थोड़ा सा माइल्ड जरूर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 6th जो काल सर्प दोष है वो है महापद्म काल सर्प दोष। यहाँ पर राहु 6ठे हाउस में और केतु 12वें घर में होता है। वैसे बहुत ज़्यादा परेशानियां यहाँ पर नहीं आती, बट डिसीजन मेकिंग आप जो है वो डिले करते हैं, जिस वजह से लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डिले हो जाती है। हेल्थ की दृष्टि से थोड़ा सा अगर आपका मून का पोजीशन खराब है तो आपको मेंटल स्ट्रेस या फिर इमोशनल अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। अदरवाइज यहाँ ये काल सर्प दोष जो है वो ज़्यादा आपके लिए नेगेटिव जो है इतना ज़्यादा नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं मेडिटेशन और कुछ इस तरीके से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फॉलो करके बैलेंस किया जा सकता है। डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा स्पीड करने की ज़रूरत है, या तो फिर किसी और का सहारा लीजिए डिसीजन मेकिंग के लिए। नेक्स्ट जो आता है उसे कहते हैं तक्षक काल सर्प दोष, जहां पर राहु 7th हाउस में, केतु 1st हाउस में होता है। यहाँ पर आपको मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो आती है और लव रिलेशनशिप में हमेशा तनाव जो है स्पाउस के साथ में वो बना रह सकता है। इसी तरह बिजनेस में भी थोड़ी सी रुकावटें आ सकती है। पार्टनरशिप इन लोगों को नहीं करनी चाहिए। अगर स्पाउस जो है वो थोड़ा समझदारी से बिहेव करे और आप भी थोड़ा समझदारी से बिहेव करें तो इस काल सर्प दोष का जो इम्पैक्ट है वो कम किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 8वें काल सर्प दोष के बारे में, जो कि है कारकोटक काल सर्प दोष। यहाँ पर राहु आपके चार्ट के 8वें हाउस में होता है और केतु 2nd हाउस में होता है। फाइनेंशियल और करियर में प्रॉब्लम जो है वो आती रहती है। बस थोड़ा सा पेशेंस जो है और समझदारी के साथ में डिसीजन लेना यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। जॉब ढूंढने में भी थोड़ी सी परेशानियाँ आप फेस कर सकते हैं, तो किसी की सलाह ले, कोई मेंटोर जो है वो अपनी लाइफ में रखे ताकि लाइफ जो है वो थोड़ी सी इजी हो जाएगी। नेक्स्ट है शंखचूड़ काल सर्प दोष, जहां पर 9th हाउस में राहु होता है और 3rd हाउस में केतु। यहाँ पर भी डिज़ायर फुलफिलमेंट में परेशानी आती है और फैमिली के साथ में थोड़ा सा स्ट्रेस या फिर लड़ाई झगड़े होना, ये एक थोड़ी सी कॉमन बातें जो है वो हो जाती है। यहाँ पर फैमिली के हर मेंबर को जो है वो थोड़ा सा समझदारी से बिहेव करना ज़रूरी होता है, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो कम किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हमारे 10th काल सर्प दोष की तरफ, जिसे बोला जाता है घटक काल सर्प दोष। यहाँ पर राहु आपके 10वें हाउस में और केतु आपके 4th हाउस में होता है। मदर के साथ में थोड़ा सा तनाव या फिर डिटैचमेंट जो है वो बना रहता है। करियर में या फिर इन जनरल पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा सा हर किसी के साथ में टकराव जो है वो हो सकता है।
यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझदारी से और दूसरों को रिस्पेक्ट देना चाहिए, जिससे ये जो है कालसर्प दोष का असर थोड़ा सा कम हो जाता है। कभी कभी यहाँ पर आप थोड़े से ज़्यादा ईगोस्टिक हो जाते हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ती है। तो अगर आपका ईगो कंट्रोल कर सकते हैं तो ये कालसर्प दोष का असर भी जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट यानी कि 11वां काल सर्प दोष है विषधर काल सर्प दोष, जहां पर राहु 11वें घर में और केतु 5वें घर में होता है। यहां पर विदेश से लाभ मिलता है, बट स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। इसके अलावा अगर एंसेस्टर प्रॉपर्टी है तो वहां पर भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, डीले दिखाई देगा, या फिर फैमिली में तनाव या फिर झगड़े हो सकते हैं, कोर्ट केस के भी चांसेस बनते हैं। यहाँ पर विदेश में या फिर घर से दूर जाकर करियर बनाना चाहिए, ताकि इस दोष का इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाए, और कर्म पर हमेशा अपना फोकस जो है वो रखना चाहिए। फैमिली के साथ में थोड़ी सी सावधानी बरते, ताकि एंसेस्टर रिलेटेड अगर कोई प्रॉपर्टी इशू वगैरह है तो वो जो है वो स्मूथली आप सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने आखिरी यानी कि 12वें काल सर्प दोष की तरफ, जिसे कहा जाता है शेष नाग काल सर्प दोष। यहाँ पर राहु आपके 12th हाउस में और केतु 6th हाउस में होता है। कर्ज और खर्चे काफ़ी बढ़ सकते हैं, बट 42 की एज के बाद में काफ़ी रिस्पेक्ट जो है सोसाइटी में वो मिलता है, और आप काफ़ी सक्सेसफुल भी होते हो। तो 42 तक की एज तक जो है वो आपको काफ़ी पेशेंस जो है वो रखना ज़रूरी होता है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि 42 के बाद में सक्सेस मिलनी है, उसके पहले कर्म करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जितना भी आप उसके पहले कर्म करेंगे उसी के हिसाब से 42 के बाद में सक्सेस जो है वो आपको मिलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं कॉमन रेमेडीज के बारे में। कुछ रेमेडीज मैं हर काल सर्प दोष के साथ में बता चुकी हूँ, बट कॉमन रेमेडीज जो इसके लिए की जाती है वो होती है सबसे पहले तो नाग देवता की पूजा या फिर हवन। इसके अलावा काल सर्प दोष की पूजा भी एक बहुत ही कॉमन सी पूजा है जो की जाती है इस दोष से बचने के लिए। इसके अलावा आप राहु और केतु के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा इजी वे है या फिर कौन सा रेमेडी जो है वो सूट करता है आपके स्पेसिफिक कुंडली के हिसाब से, आपके कुंडली में बैठे हुए काल सर्प दोष के लिए, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स जो है वो स्क्रीन पर मेंशन है। काल सर्प दोष से एक्चुअली डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसका ऑन टाइम रेमेडी किया जाता है तो ये दोष का आपको जो स्ट्रगल है वो इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देगा। तो उपाय करने से ये स्ट्रगल जो है वो कम हो जाता है। इनफैक्ट मैं अपने काफ़ी सारे क्लाइंट्स को ये भी बोलती हूँ, अगर उनकी एज 60 क्रॉस हो चुकी है और उनकी कुंडली में उनको अब पता चल रहा है कि काल सर्प दोष है, तो शायद पूजा या फिर बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज काफ़ी सारा स्ट्रगल जो है वो ऑलरेडी देख चुके हैं और उससे काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुके हैं। तो डेली लाइफ में ही कुछ छोटी छोटी रेमेडीज करके रिमेनिंग जो लाइफ है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, और काल सर्प दोष का जो अब रिमेनिंग लाइफ में फ़र्क पड़ने वाला है उसको माइल्ड किया जा सकता है। तो ये था काल सर्प दोष के बारे में डिटेल और उसकी कुछ रेमेडीज, और आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए या फिर कब करना चाहिए, सारी ही चीज़ें जो है मैंने एक्सप्लेन की है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है या अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और लॉजिकल रेमेडीज़ के साथ में काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजी के जो उपाय हैं वो पता चलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।